गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल जो थ्योरी, इसमें हम संघात्मक शासन फेडरल गवर्नमेंट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। संघात्मक शासन का जो प्रीवियस वीडियो था इसमें मैं आपको अर्थ और परिभाषाएं गार्डनर की, डायसी की परिभाषाएं हैं वो मुरे फॉर्स्ट की, विलोबी की बता चुका हूं। और संघात्मक शासन का अर्थ है संविधान के द्वारा केंद्रीय या संघ सरकार और प्रांतीय सरकारों में क्या करना, शक्तियों को विभाजन करना ही क्या है, संघात्मक शासन है। आज हम संघात्मक शासन के गुण पढ़ेंगे। संघात्मक शासन का गुण पहला है राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य। जिन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है या संघात्मक शासन है वहाँ पर राष्ट्रीय एकता और स्थानीय जो स्वशासन है उसमें क्या होता है, सामंजस्य होता है। आपस में संघीय सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन किया जाता है। इसमें संविधान के द्वारा क्या किया जाता है, शक्ति विभाजन। जिस प्रकार से भाग 5 में केंद्र सरकार है और भाग 6 में राज्यों की सरकारें। वर्तमान में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य इसलिए है क्योंकि प्रांत और संघ में क्या पाया जाता है, शक्ति का स्पष्ट विभाजन है वो पाया जाता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय वो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो विषय वो किसके पास होते हैं, केंद्र सरकार के पास होते हैं। और जो स्थानीय महत्व के विषय होते हैं वो किसके पास होते हैं, प्रांतीय सरकारों को। जो हमारी 7वीं अनुसूची है इसमें शक्तियों का क्या किया गया, विभाजन किया गया है। उसमें संघ सरकार, राज्य सरकार और समवर्ती, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों को क्या किया गया है, आवंटन किया गया है। जो अपने देश की एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, जैसे विदेश है, संचार है, मुद्रा है, बैंकिंग है, ऐसे विषय वो किसके, राष्ट्रीय एकता के। और जो कृषि है, शांति का मामला है, जो पुलिस है, ये ऐसे है वो किसके, स्थानीय या राज्यों में उन विषयों को रखा गया है। इस प्रकार केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण के बीच एक प्रकार का समझौता होता है। यहाँ पर डायसी ने, प्रमुख राजनीतिक विचारक है डायसी, और इसने कहा है, डायसी ने कहा है कि संघ शासन राष्ट्रीय एकता और राज्यों के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने की अद्भुत राजनीतिक पद्धति है। संघ शासन राष्ट्रीय एकता, डायसी ने कहा है कि संघ शासन राष्ट्रीय एकता और राज्यों के अधिकारों में, राष्ट्रीय एकता और राज्यों के अधिकारों में डायसी ने कहा है कि संघ शासन राष्ट्रीय एकता और राज्यों के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने की अद्भुत राजनीतिक पद्धति है। अद्भुत राजनीतिक पद्धति है। तो डायसी की इस परिभाषा, इसका ध्यान रखना है। इसने जो राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य है, इसमें इन्होंने कहा है कि संघ शासन राष्ट्रीय एकता और राज्यों के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने की अद्भुत पद्धति है। दूसरी है निर्बल राज्यों को, दूसरा जो इसका गुण है वो है निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने की पद्धति। संघात्मक शासन से जो निर्बल राज्य, जो कमजोर राज्य है वो क्या बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं। संघीय शासन के द्वारा छोटे छोटे जो राज्य है उनको यह अवसर प्राप्त होता है कि वो परस्पर मिलकर एक शक्तिशाली संगठन का निर्माण कर सके। जिस प्रकार से हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका है वो छोटे छोटे 7 आकर संघ बनाया है। मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये 7 आकर, स्विट्जरलैंड है, 7 आकर संघ बनाया है। जिस समय अमेरिका बना था उस समय 13 राज्य थे, 13 राज्य 7 आकर। आज वर्तमान में कितने राज्य है, 50 राज्य है। और इन 50 राज्य जो साथ में है, इसकी वजह से अमेरिका विश्व का क्या ताकतवर देश है। अगर ये 50 राज्य साथ में होते तो अमेरिका क्या होता, एक कमजोर राज्य होता। तो संगठन से ही शक्ति प्राप्त होती है। अमेरिकन संघ में 50 राज्य है और यदि ये परतक रहे तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कदापि भी वह शक्ति और अधिकार प्राप्त नहीं होता जो आज अमेरिका को प्राप्त है। और अगर हम भारत के संबंध में बात करें तो भारत में भी हम कह सकते हैं कि संघ भारत में भी है। भारत का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, इतनी इसकी जनसंख्या है, इसके कारण ये क्या है, ताकतवर है। आज वर्तमान समय में भारत है वो विश्व के जो शक्तिशाली देश है उसमें हमारा भी नाम आता है। तीसरा जो है मितव्ययता और औद्योगिक विकास है। संघीय शासन की स्थापना से प्रशासनिक जो व्यय है उसमें क्या होती है, बचत होती है। प्रशासनिक जो व्यय है उसमें क्या होती है, बचत होती है। क्योंकि संघ की स्थापना के कारण अनेक वो खर्चे बच जाते हैं
जो संघ की प्रत्येक इकाई को अलग अलग उन कार्यों पर करने पड़ते हैं जो संघीय सरकार सभी इकाइयों की ओर से करने लगती है। और आर्थिक विकास की दृष्टि से भी संघीय शासन ही, आर्थिक विकास की दृष्टि से भी संघीय शासन ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भी संघीय शासन है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि विशाल संघीय राज्यों में वर्तमान समय में विशाल उद्योग सरलता से स्थापित किए जा सकते हैं। अगला है निरंकुशता की आशंका नहीं, अगला इसका गुण है संघीय जो शासन है इसमें निरंकुशता। इसमें क्या होता है कि शक्तियां आपस में विभाजित रहती है संविधान के द्वारा, तो इस शासन में निरंकुशता नहीं होती है, इन पर अंकुश होता है। एकात्मक शासन में संपूर्ण राज शक्ति है, एक ही केंद्रीय सरकार में नीत होती है और इसके कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। परंतु संघात्मक शासन में शक्तियां अनेक इकाइयों में बंटी होती है, जिसके कारण निरंकुशता की क्या नहीं रहती है, आशंका नहीं रहती है। और ब्राइस ने कहा है, लॉर्ड ब्राइस, जिसने मॉडर्न डेमोक्रेसी एक पुस्तक लिखी थी अमेरिका के लिए, तो संघ में एक निरंकुश शासन द्वारा जनता के अधिकार हड़प लिए जाने का खतरा नहीं रहता है। संघ में एक निरंकुश, लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि संघ में एक निरंकुश शासन द्वारा जनता के अधिकार हड़प, संघ में एक निरंकुश शासन द्वारा जनता के अधिकार हड़प लिए जाने का खतरा नहीं रहता है, नहीं रहता है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना है, लॉर्ड ब्राइस है, इसने क्या कहा है, तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि संघ में एक निरंकुश शासन द्वारा जनता के अधिकार हड़प लिए जाने का खतरा नहीं रहता है। 5वां है वो राजनीतिक चेतना है, संघीय शासन में अपने नागरिकों को श्रेष्ठ राजनीतिक, संघीय शासन है इसमें अपने नागरिकों को श्रेष्ठ राजनीतिक प्रशिक्षण मिलता है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को अपने क्षेत्र में सर्वांगीण संघीय सरकार की छाया प्राप्त हो जाती है और इस छाया सरकार से निकट का संबंध होने के कारण उसमें रुचि भी अधिक होती है। और इसके अलावा भी प्रत्येक नागरिक के लिए प्रांतीय सरकारों के कार्यों में भी वो क्या लेता है, भाग लेता है। तो इसलिए राजनीतिक रूप से भी नागरिक क्या होते हैं, ज़्यादा जागरूक होते हैं। अगला है वो केंद्रीय शासन की कार्य कुशलता में वृद्धि। जन कल्याणकारी राज्य की धारणा के कारण वर्तमान समय में सरकार के कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है और केंद्रीय सरकार के पास अपनी कार्य क्षमता से अधिक कार्य वो केंद्रित हो गए हैं और संघात्मक की वजह से इसके कार्यों में क्या है, कार्य बंट गए संविधान के द्वारा, तो इसकी वजह से उसकी कार्यों में क्या है, कुशलता ही है। वार्ड ने कहा है कि, एक राजनीतिक विचारक है वार्ड, इसने कहा है कि केंद्र को पक्षाघात हो गया है और दूरस्थ क्षेत्र रक्तहीनता से पीड़ित है। केंद्र को क्या हो गया है, केंद्र को पक्षाघात हो गया है, केंद्र को पक्षाघात हो गया है, केंद्र है इसको पक्षाघात हो गया है और दूरस्थ क्षेत्र और रक्तहीनता से पीड़ित है, और दूरस्थ क्षेत्र रक्तहीनता से पीड़ित है। तो इसमें केंद्रीय शासन की कार्य कुशलता की वृद्धि में है, संघीय शासन में शक्तियों का विभाजन होने के कारण केंद्रीय सरकार का कार्यभार हल्का हो जाता है और वो अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को कुशलता के साथ करती है। अगला है विशाल राज्यों के लिए नितांत उपयुक्त है। ये संघात्मक शासन है, विशाल राज्य जिस प्रकार से भारत है, कनाडा है, जिनका क्षेत्रफल ज़्यादा है, अमेरिका है, उनके लिए ये क्या है, बहुत ही उपयुक्त है। विशाल राज्यों के लिए तो संघीय शासन है वो सबसे उपयुक्त है। बड़े राज्यों में जैसे भाषा, धर्म और हितों की विभिन्नता पाई जाती है और इस प्रकार की विभिन्नता के कारण अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रकार का प्रबंध करना होता है। इस प्रकार का प्रबंध केवल एक संघीय राज्य में संभव है, केवल विशाल राज्यों के लिए भी नहीं, वरन जैसे छोटे राज्य स्विट्जरलैंड है, उनके लिए भी भाषा, जाति और धर्म की विभिन्नताएं हैं, तो उनके लिए भी क्या है, ये उपयोगी है। अगला है विश्व संघ की स्थापना में, विश्व संघ की ओर एक कदम है, या विश्व संघ की स्थापना की ओर एक कदम। छोटे छोटे राष्ट्रीय राज्यों को
विशाल राज्यों के रूप में संगठित करके संघ राज्य मानव दृष्टिकोण को उदार बनाता है और इस दृष्टिकोण से ही संघ राज्य है, इससे विश्व संघ के निर्माण की दिशा में क्या है, एक प्रयत्न है। और एक राजनीतिक विचारक है गेटल ने कहा है कि विशाल राज्यों में प्रजातंत्र की स्थापना करने में संभवतया प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अतिरिक्त संघ राज्यों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। विशाल राज्यों में गेटल ने कहा है कि विशाल राज्यों में प्रजातंत्र की स्थापना करने में विशाल राज्यों में प्रजातंत्र शासन की स्थापना करने में संभवतया प्रतिनिधित्व की व्यवस्था ने, जो ये प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था संभवतया प्रतिनिधित्व की व्यवस्था ने प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अतिरिक्त संघ राज्यों ने प्रतिनिधि व्यवस्था के अतिरिक्त संघ राज्यों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो विश्व संघ की ओर एक कदम में गेटल कहता है कि विशाल राज्यों में प्रजातंत्र की स्थापना करने में संभवतया प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अतिरिक्त संघ राज्यों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो हमने जो संघात्मक शासन है, इसके गुण है, इनके गुणों का अध्ययन किया और अब थोड़े से हम इसके कोई भी जो होंगे, अगर उसके गुण होंगे तो उसके दोष भी होंगे। एक दो जो दोष हैं, हम दोष भी देख लेते हैं। दोष है तो आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्बलता, इसका दोष भी है कि आंतरिक जो प्रशासन है, आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्बलता, संघात्मक शासन में आंतरिक रूप से प्रशासनिक कार्य में क्या होती है, निर्बलता होती है। राज शक्ति की एकता के अभाव में संघ राज्य में वो एकता और शक्ति नहीं होती है जो एकात्मक शासन में होती है। तो ये आंतरिक रूप से क्या होते हैं, निर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निर्बलता, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, इसमें निर्बलता। संघ राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी निर्बल या कमज़ोर होते हैं। अनेक बार संघीय राज्य के आंतरिक विभेद विदेश नीति को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप विदेशियों में राज्य की क्या होती है, प्रतिष्ठा कम होती है। जिस प्रकार से अभी कृषि कानून हमारी केंद्रीय मोदी सरकार लेके आई है, उसके विभिन्न राज्य वो विरोध कर रहे हैं। तो इससे क्या होते हैं, हमारे देश की जो निर्बलता है वो दूसरे देशों के या विदेशों के सामने क्या होती है, प्रसारित होती है। तीसरी जो इसकी कमी है या दोष है वो है इकाइयों द्वारा पृथक होने की आशंका, इकाइयों द्वारा या राज्यों द्वारा पृथक होने की आशंका। भारत में हमने ये देखा ही है कि इस प्रकार के खालिस्तान को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर हमेशा ही क्या रहे हैं, अनेक बार संघ राज्यों में संघ की इकाइयों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण दृढ़ एवं मजबूत नहीं होता है और ऐसा समय आ सकता है जबकि कोई इकाई है वो संघ राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दे या अनेक राज्य मिलकर संघ से संबंध विच्छेद करने का प्रयत्न करे। अमेरिका में जब संघीय सरकार ने दास प्रथा के अंत का निश्चय किया तो इस नीति से असहमत अनेक दक्षिणी राज्यों ने भी इसका क्या किया, विरोध किया और गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इसलिए इकाइयों को पृथक होने की भी क्या होती है, आशंका होती है। और भारत में भी बता रहा हूँ मैं आपको, जम्मू कश्मीर है, खालिस्तान को लेकर है, पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर है, द्रविड़ भारत को लेकर है, विभिन्न प्रकार के आंदोलन समय समय पर हुए हैं। तो इससे क्या होता है, अगला जो है वह सीमा विवाद उत्पन्न होने की आशंका, सीमा विवाद होने की आशंका,
विभिन्न राज्यों में, जिस प्रकार से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें आपस में सीमा, जैसे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका और केरल है, महाराष्ट्र और गुजरात है, राजस्थान और गुजरात है। तो ऐसे विभिन्न राज्यों में सीमा विवाद को लेकर क्या रहता है, तनाव रहता है या सीमा विवाद होने की आशंका रहती है। आज हमारी इस क्लास में हम संघात्मक शासन, फेडरल जो गवर्नमेंट है, इसके जो गुण और दोष है, इसकी विस्तृत रूप से विवेचना की, और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। और हमारी जो ये बुक है राजनीतिक सिद्धांत, इसका संघात्मक शासन, इस जो ये अध्याय है या लेसन है, इसका अध्ययन कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।